and welcome everyone on my channel. This is me, Sonia Malik. Here this is the part 2 of my video जिसके अंदर part 1 के अंदर हम रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि एक न्यू एडेड टॉपिक है एंड हम महात्मा गांधी सेक्रीफाइस तक हम इसको कवर कर चुके हैं एंड टुडे विल बी कवरिंग द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड दिस द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ हैदराबाद. अभी जो हैदराबाद था इसके साथ क्या इशू था. हैदराबाद जो है हमारी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी. ठीक है, जो हमारी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी उनके अंदर इसको हम काउंट करते थे और इसके जो लीडर थे दैट वाज मिर उस्मान अली बहादुर जिसको हम टाइटल देते हैं निज़ाम. ठीक है, हिज रियल नेम वाज मिर उस्मान अली बहादुर. अब वो भी वर्ल्ड ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे. ठीक है, अब वो चाहते थे कि हैदराबाद के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो हैदराबाद था वो टोटली इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था. अब अगर ऐसा होता तो इंडिया के बीच में एक दूसरे नेशन को बनाना वो बहुत टफ था. तो वी डिसाइडेड कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वी हैव टू डू समथिंग. तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया सरदार निज़ाम के साथ इन 1947. अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है? स्टैंड स्टिल मीन्स वहीं पर रुक जाओ, यानी कि सिचुएशंस जैसे इंडिपेंडेंस से पहले थी ठीक वैसी ही रहेंगी. इन द अदर सेंस जो निज़ाम है उनको एक टाइम दे दिया गया था कि ठीक है आप सोचिए, देन यू विल टेल अस. एंड इन दिस अभी जो ये टाइम फ्रेम था इसके अंदर क्या हुआ, अब लोगों को पता चला कि भाई हम इंडिया के साथ मर्ज नहीं हो रहे. तो वहाँ पर क्या हुआ, पीजेंट्री मूवमेंट्स आने स्टार्ट हो गई. पीजेंट्री क्या होता है? पीजेंट्री इज कलेक्टिव पीजेंट्स. जब पीजेंट्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं और किसी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो दैट इज़ अ पीजेंट्री मूवमेंट. जो जैसे अभी जो प्रेजेंट किसान आंदोलन चल रहा है इट इज़ ऑल्सो अ पीजेंट्री मूवमेंट. ठीक है, तो स्पेशली विमेन इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा था उनका. तो अब यहाँ पर क्या था, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रहे थे? रजाकर्स के. अब रजाकर्स जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स से निज़ाम की. अब रजाकर्स की स्पेशलिटी क्या थी कि उन पर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, दे वर फ्री टू डू एनीथिंग. अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, मर्डर्ड मेम्ड और इतने सारे लोगों को लूटा. तो ऐसे सिचुएशंस खराब हो गई कि फाइनली इंडिया को ना चाहते हुए भी इस मैटर में इंटरवीन करना पड़ा और 1948 के अंदर इंडिया ने आर्मीज भेजी हैदराबाद के अंदर. अब उससे क्या हुआ, कुछ दिनों में आपस में फाइट हुई, उसके बाद फाइनली हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया. और जैसे ही हैदराबाद ने सरेंडर किया उसके सरेंडर होने के साथ साथ हैदराबाद इंडिया में असैसिनेट हो गया. ठीक है, उसको असेशन कर लिया गया. अब उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द इशू ऑफ हैदराबाद. ठीक है, बहुत ईजी है और थोड़ा सा माइंड में आपके थ्रू समझोगे तो और भी ईजी लगता है. ठीक है, क्योंकि चीज़ें वो याद हो जाती हैं. एंड नाउ द इशू ऑफ मणिपुर. अब मणिपुर के अंदर क्या था, मणिपुर के जो महाराजा थे, महाराजा बोधा चंद्रा सिंह, उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया. ठीक है, असेशन उन्होंने साइन किया. अब उनकी कंडीशंस क्या रही थी कि हमारी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है उसको आप मेंटेन रखोगे. इंटरनल ऑटोनॉमी क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पर सेंटर का कोई रोल नहीं होगा. ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स दी, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, जो सब्जेक्ट सेंटर के पास रहेंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है हमारे मणिपुर के पास रहेंगे. अब इन शर्तों पर महाराजा बोधा चंद्रा सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया. अब इससे क्या हुआ, जून 1948 के अंदर अब इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि सभी को इक्वल राइट है वोट करने का. कंडीशन आप 18 अबव होने चाहिए, बट उस टाइम पे द एज वॉज 21 प्लस. कि अगर आप 21 प्लस हो तो यू कैन वोट. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर केस कास्ट और जेंडर और एनीथिंग वट एवर द पर्सपेक्टिव और प्रिवेलिंग देयर. ठीक है, तो नाउ अब क्या बना, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज देयर जहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे, दैट वाज मणिपुर. राइट, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मानते हैं इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है कि वो एक ऐसा एरिया बना दिया गया है जहाँ पर किंग है बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं. ठीक है, जो किंग है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग है, वो लिमिटेशंस में है, लाइक इन ब्रिटेन. ठीक है, उधर क्या होता है, क्वीन भी है और प्राइम मिनिस्टर भी हैं. अब वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया मणिपुर जो थे, जो किंग थे, अगेन उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया. मर्जर एग्रीमेंट की अब फाइनली मणिपुर जो है इंडिया का पार्ट है. अब इससे क्या हुआ, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो इसके खिलाफ थी क्योंकि उनसे बिना कंसल्ट के ये साइन किया गया था. तो उनकी वजह से क्या हुआ, उनके बीच में एंगर और रिसेंटमेंट की फीलिंग आ गई, यानी कि नाराजगी आ गई उनके बीच में और वो ऐसा नहीं चाहते थे. ठीक है, मणिपुर का इशू है, बहुत ईजी है, सिंपल. महाराजा ने बिना पूछे साइन कर दिया एंड उसी की वजह से आज वो इश्यूज चलते आ रहे हैं. ठीक है,
नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन मीन जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है उनको रीऑर्गेनाइज मीन्स दोबारा से ऑर्गेनाइज करना। अभी हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि हमने क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नेशंस बने, ठीक है, एक दो नेशंस का प्रोसेस हुआ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ। अब क्या था, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, कि स्टेट बाउंड्रीज को बनाना। अब ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा था इंडिया के लिए। ऐसा क्यों था, क्योंकि वो सभी क्या थे, एक आउटर फोर्सेस के साथ था, बट ये इंडिया खुद के अपने पीपल के साथ एक फाइट थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिसाइड किया था कि इंटीग्रेशन जो होगा वो इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करके होगा, ठीक है। अब इसमें क्या था कि हम कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी, कि जो हमारी कल्चरल है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस है, तमिल है, हिंदी है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनकी प्लुरैलिटी यानी कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, वो सिंपली ऐसे डिवाइड कर देते थे कि ठीक है दिस इज प्रिंसली स्टेट्स और ये ब्रिटिश रूल है, या फिर सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। बट फ्रीडम फाइटर्स ने ये चीज़ मानी कि इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, जब भी हमारी इंडिपेंडेंस होगी तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, दैट इज लैंग्वेज, ठीक है, कि ताकि लैंग्वेज और कल्चरल प्लुरैलिटी रिप्रेजेंट हो। अब क्या हुआ था कि जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस था 1920, अगेन वन मार्क क्वेश्चन, क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने खुद की अपना जो मतलब कांग्रेस पार्टी थी वो खुद रीऑर्गेनाइज हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अभी क्या था, बट इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें बदल चुकी थी। हमने देखा कि कितना मासिव लेवल पे ट्रोमा होता है, कितना मासिव लेवल पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने क्या सोचा कि अभी जो है यूनिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट क्या था, सेंटर ने क्या डिसाइड कर लिया कि चलो इस मैटर को हम पोस्टपोन कर देते हैं। बट यही जो पॉलिसी थी कि पोस्टपोन करने की, इसकी वजह से हुआ सेंटर्स वेसिलेशन। नाउ व्हाट वाज द सेंटर्स वेसिलेशन। अब सेंटर्स वेसिलेशन क्या होता है, वेसिलेशन इज व्हेन वन कीप्स ऑन चेंजिंग माइंड, ठीक है, आज मैं कुछ और सोच रही हूँ, कल मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो इट इज़ मेरी माइंड की स्टेट स्टेबल नहीं है। लाइक होता है ना हमारे साथ, आज कुछ गोल है, कल कुछ गोल है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, बैठ के डिसाइड करो, ठीक है। तो दिस इज वेसिलेशन। सेम चीज़ हुई इंडिया के साथ। अब जो लीडर्स थे वो अपना माइंड चेंज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले क्या कहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे होगा, अब कह रहे नहीं, यूनिटी प्रायोरिटी, हम मैटर को पोस्टपोन करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया, ठीक है, पेरेंट्स बन के आए नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इशू सबसे पहले रेज हुआ था मद्रास प्रोविंस के अंदर। अब मद्रास प्रोविंस क्या थी, हमने पढ़ा प्रोविंसेस थी, ठीक है, मद्रास प्रोविंस है, एंड तो ऐसी अलग राजपूताना प्रोविंसेस हैं, ग्वालियर प्रोविंसेस हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रोविंसेस थी। तो अभी मद्रास प्रोविंस एक ऐसी प्रोविंस थी जिसके अंदर आज की प्रेजेंट 4 स्टेट्स थी, दैट इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। अब उसके अंदर से एक मूवमेंट आया, विशाल आंध्रा मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की डिमांड थी कि आप जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उनको मद्रास प्रोविंसेस से अलग कर दीजिए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसके फेवर में थी, बट सेंटर वाज अगेंस्ट टू इट। सेंटर चाहता था कि अभी ये जो मैटर है इसको पोस्टपोन किया जाए। इसी के बीच एक लीडर उभर कर आए, पोटी श्रीरामुलु। उन्होंने क्या किया, वो एक गांधीयन थे, तो उन्होंने 56 डेज का फास्ट किया, बट आफ्टर 56 डेज उनकी डेथ हो गई। तो अब जब भी किसी मेजर पॉलिटिकल लीडर की डेथ होती है तो कंट्री में सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। सेम ऐसा ही हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, स्ट्राइक्स होने लगी, ठीक है, रोडों को बंद कर दिया जाने लगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई, क्योंकि इंडिया ने फाइट्स करना इस तरीके से चीज़ें सीख चुका था। अब इस सब को देखते हुए, ऐसे सिचुएशन को देखते हुए पीएम जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश डिक्लेयर कर दी इन दिसंबर 1952, ठीक है। यहीं से वन मार्क क्वेश्चन बन गया कि आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी दिसंबर 1952 के अंदर। अब एक स्टेट को ऐसे प्रिविलेज मिल रही है तो बाकी स्टेट्स ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने भी ऐसे ही स्ट्रगल स्टार्ट करना कर दिया कि हमें भी अब ऐसे ही स्टेट्स चाहिए। अब सेंटर ऐसे किसी को तो नहीं दे सकता ना कि चलो तुम भी प्रोटेस्ट करो तुम्हें भी मिल जाएगा, मतलब जो प्रोटेस्ट करेगा वो उसको मिल जाएगा। तो एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या था जो इंडिया ने अपनाया। अब इसी का रिजल्ट आया हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एक कमीशन बनाया गया 1953 के अंदर। अब उसका काम क्या था कि आपको देखना है कि स्टेट बाउंड्रीज को हम कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उनकी स्टेट बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो कमीशन ने रिपोर्ट दी कि हमें जो है इनकी जो बाउंड्रीज उनको मान लेना चाहिए, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे उनकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो इसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनी 1956 के अंदर। और उस एक्ट की मेन प्रोविजन थी कि हमारे यहाँ पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगे। यूनियन टेरिटरीज इन द सेंस कि जहाँ पर सेंटर का रूल होगा, स्टेट जहाँ पर अलग उसकी गवर्नमेंट होगी, विच विल बी सबऑर्डिनेट टू सेंटर गवर्नमेंट। अब हमारा उनका बिलीव क्या था कि जो सेंटर थे या फिर जो मोस्ट ऑफ लीडर्स थे उनका बिलीव ये रहा था कि अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स में सेपरेटिज्म की फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी।
बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास सिचुएशन क्या निकल कर आया, वट वॉज द रिजल्ट? रिजल्ट ये हुआ कि इससे हमारी यूनिटी है वो स्ट्रेंथेंड हो गई, इसको ज़्यादा बूस्ट अप मिला। और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या था कि जो हमारी पॉलिटिक्स था उसका वे ही चेंज हो गया, जिस आउटलुक जो रहता था वो चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, यानी कि पर्टिकुलर वही लोग जिनको इंग्लिश में फ्लुएंसी थी, अच्छे थे, सिर्फ उन्हीं को अलाउड था कि ठीक है आओ और पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर आपको सेंटर पे जाना है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। बट अभी क्या है, हर एक स्टेट है उसकी अपनी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो उसी के बेसिस पे काम करते हैं। तो इट ओवरऑल किसने स्ट्रेंथन किया है उस चीज़ को। 1956 में जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था कि ठीक है 14 स्टेट्स होंगी और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगी, वो सिर्फ एंड नहीं था इन चीज़ों का, उसके बाद भी और स्टेट्स बनी। 1960 के अंदर बॉम्बे जो हमारी स्टेट थी उसकी 2 स्टेट्स बनी, दैट वाज महाराष्ट्र एंड गुजरात। देन अगेन 1963 के अंदर नागालैंड के अंदर बनी। 1966 के अंदर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुए। देन अगेन 1972 के अंदर हमारे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा असम से निकले, ठीक है। फिर थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने 1987 के अंदर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हमारे 2000 के अंदर बने। लेकिन ये सिर्फ एंड नहीं था, अभी भी ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो डिमांड करती हैं कि हमें अपनी स्टेटहुड चाहिए। फॉर एग्जांपल विदर्भा है महाराष्ट्र के अंदर, हरित प्रदेश इन वेस्टर्न यूपी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 1। इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने जो न्यू टॉपिक्स है उसको भी एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।